सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 2026। तो अभी कृषि में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में नामित किया है। मनाने का उद्देश्य कृषि में महिलाओं के योगदान और चुनौतियों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और लैंगिक समानता वाली नीतियों को बढ़ावा देना, और विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां महिलाएं खाद्य उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मैं आपको बता दूं कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महिलाओं का योगदान लगभग 50% है और भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से लगभग 80% कृषि क्षेत्र में है। तो उन्हीं महिलाओं के योगदान के लिए 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है अभी यूनाइटेड नेशन ने। अच्छा, इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी AICTE ने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया और 2025 को ही शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। अभी नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष या आप कह दो संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में भी घोषित किया फिर, और UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में मनाया। उसके अलावा इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में भी घोषित किया था। ठीक है, तो इसी तरह के मैंने आपको सेम जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े वो आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 4 दिसंबर को। तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 4 दिसंबर को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है और पहली बार हम इसे 4 दिसंबर 2025 को मनाएंगे। मनाने का उद्देश्य क्या होगा? एक तरफा आर्थिक, वित्तीय और व्यापार प्रतिबंधों के मानवीय और विकासात्मक परिणामों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। मतलब जो पावरफुल देश होते हैं वो छोटे छोटे देशों को दबाने के लिए उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाते हैं, आर्थिक दबाव डालते हैं। तो इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन अब हम मनाना शुरू करेंगे हर साल 4 दिसंबर को। जैसे कि आप देख ही रहे हो, अमेरिका बहुत सारे देशों पे प्रतिबंध लगाता रहता है, टैरिफ्स लगाता है, उसे बढ़ा देता है, और इससे जो छोटे छोटे देश होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप याद रखेंगे 4 दिसंबर को ये दिन हम मनाएंगे क्या? एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, अब इस प्रश्न में हम क्या करेंगे? जो भी पिछले एक आध साल में जो भी नए दिवस हमने मनाने शुरू किए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर, संविधान हत्या दिवस 25 जून को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया, और 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस 29 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर, लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को। ठीक है, तो पिछले एक आध साल में ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस हमने मनाए हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र हैं या परमाणु हथियार हैं? तो आंसर होगा 180। तो अभी सिप्री ने परमाणु हथियारों के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है
जिसमें बताया कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो वैसे तो विश्व में जितने भी देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तो टोटल की अगर बात करें तो टोटल पूरे विश्व में 12,241 परमाणु हथियार हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, कितने हैं, 4,309। उसके बाद अमेरिका के पास है 3,700 और भारत के पास है 180। और इस तरह से भारत इसमें छठे स्थान पर आता है। वैसे विश्व में टोटल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है और इन 9 में भारत छठे स्थान पर है संख्या के मामले में। और पाकिस्तान के पास 170 हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। और इसी तरह से सिप्री ने यह भी बताया कि हथियारों को एक्सपोर्ट करने के मामले में, निर्यात करने के मामले में नंबर वन कंट्री अमेरिका है, उसके बाद दूसरे स्थान पे फ्रांस आता है। और इंपोर्ट करने के मामले में अगर बात करते हैं, हथियारों को खरीदने के मामले में, तो पहले स्थान पे यूक्रेन है और दूसरे स्थान पे भारत को बताया है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना होती है 1966 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्टॉकहोम स्वीडन में। इसके अलावा याद रखना, परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा, 100 गीगावाट। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा ये कहां पर स्थापित करेगा, आंध्र प्रदेश। रशिया ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी पर्म को लॉन्च किया है। और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का अभी निधन हो गया। 2015 में इनको पद्म विभूषण मिला था। तो परमाणु से ये संबंधित 2-4 करंट अफेयर्स के प्रश्न भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 जून को। तो हर साल 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2017 में मनाया गया था। और भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ये कब शुरू की गई थी, 1975 में। तो इस वर्ष हम इसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अच्छा, कहाँ से शुरू की थी ये जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है? उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क से, जिसका उद्देश्य है 3 देशी मगरमच्छ प्रजातियों का संरक्षण करना, जैसे घड़ियाल, खारे पानी का मगरमच्छ और मगर। और उड़ीसा एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जहां सभी 3 देशी मगरमच्छ प्रजातियां जंगल में पनप रही हैं। और घड़ियाल को IUCN ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित भी किया है। ठीक है, तो विश्व मगरमच्छ दिवस ये हमारा हो गया 17 जून को। अब जून के डेज वाला प्रश्न है। चलो एक बार फिर मैं आपको सारे डेज रिवाइज कराता हूँ जून के, ध्यान से सुनना। जैसे कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्चिव्स डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को ग्लोबल विंड डे, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेज हो गए जून के, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा चेन्नई में। तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 इसका ये पहला एडिशन है, जो कि 18 जून को अभी शुरू हुआ और 27 जून तक ये चलेगा। कहाँ पर? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में जो मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे। तो मतलब इसमें जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी जो हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो इसमें खेलेंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, हॉकी से संबंधित 2-4 प्रश्न और देखो। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का अभी 14वां संस्करण हुआ था भारत के तमिलनाडु में। और 12वां मेंस एशिया हॉकी कप ये भी 2025 में होगा, भारत में होगा, राजगीर बिहार में। और 2026 में जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर है हमारी, रिटायरमेंट ले लिया। 11वां 2025 का जो महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट ये होगा हांगजाऊ चीन में। और IIHF वुमेन्स एशिया कप 2025 अभी UAE में हुआ था, उसमें पहले स्थान पे फिलीपींस रहा, भारत तीसरे स्थान पे रहा, यानी कि ब्रोंज जीता। और हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 ये हमने पढ़ ही लिया, अभी पहला एडिशन होगा इसका चेन्नई में, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा हॉकी से संबंधित कुछ और स्टैटिक देख लो। जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय ये लुज़ेन स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा। स्थापना होती है 1924 में, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम।
1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया की स्थापना होती है 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली और अध्यक्ष तुर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप, इंदिरा कप, इन सबका संबंध हॉकी से है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आर्मंड डुप्लांटिस ने अभी 6.28 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा पॉल वॉल्ट। तो स्वीडन के खिलाड़ी हैं आर्मंड डुप्लांटिस और उनका संबंध किस खेल से है? पॉल वॉल्ट से। ये ध्यान रखना। और अभी स्टॉकहोम में जो डायमंड लीग हुआ उसमें 6.28 मीटर की छलांग लगाकर उन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12वीं बार उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में वो गोल्ड जीत चुके हैं। और इसी साल उन्हें, आपको याद हो तो, पहली बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब भी मिला था। तो 3 पॉइंट याद रखना। आर्मंड डुप्लांटिस का नाम न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? भी उन्होंने खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया 12वीं बार। तो इनके देश का नाम याद रखना स्वीडन, और इनके खेल का नाम याद रखना पॉल वॉल्ट। पॉल वॉल्ट देखा होगा आपने, ऐसे बीच में एक रॉड लगा देते हैं, फिर एक बंदा भाग के आता है डंडे के सहारे, उस पर छलांग लगाता है, उसको उस रॉड को टच नहीं करना और ऐसे उधर की साइड गिर जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान अभी शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्सेज का रिवाइवल करना। ये 90 दिनों तक चलने वाला एक अभियान है और इसकी शुरुआत 30 मार्च को उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, जो वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने ही की थी। यह अभियान 30 जून 2025 तक चलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको मध्य प्रदेश ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और योजनाएं, कुछ अभियान जो भी न्यूज में रहे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि पूछे, अभी केंद्र सरकार ने कहां से स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया? पुणे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। और आज जो हमने पढ़ा है वो भी इसी से मिलता जुलता है, जल गंगा संवर्धन अभियान। ये मध्य प्रदेश का है, दोनों याद रखना। हिमाचल प्रदेश ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की थी। और सीमा पर्यटन पहल हिमाचल प्रदेश ने, ध्रुव पहल भारतीय डाक विभाग ने, अंकुर पहल उड़ीसा ने, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, यशोदा एआई अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम ने, राहवीर योजना मध्य प्रदेश ने, किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा ने, और थल्ली की वंदनम योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही थी यहाँ पे, तो ये रहा मैप में एमपी। कैपिटल हो गई भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल, पशु है यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, मछली यहाँ की राजकीय मछली महशीर है। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आप देखो कि इस साल बोत्सवाना से 8 चीते हम भारत लेकर के आएंगे और भारत में भी कहां पर छोड़ेंगे? मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की। देश का पहला अंतर राज्य चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का तो कुनो नेशनल पार्क और राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क से, वो इसमें आएगा। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश की श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया था। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना? इंदौर। राहवीर योजना, इसको भी मध्य प्रदेश ने शुरू की। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, अभी इसका नाम बदलकर भूपत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया। राहवीर योजना हो गया। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना है जिसने अपने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया? तो मध्य प्रदेश, और इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म? ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल के माध्यम से इसको जोड़ा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आलियावती लोंगकुमेर ये किस देश में भारत के अभी राजदूत बने हैं? तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। तो अभी भारत ने 2008 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं आलियावती लोंगकुमेर, इनको नॉर्थ कोरिया में हमारा नया राजदूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 4 सालों के बाद हुई है, क्योंकि भारत ने जुलाई 2021 में कोविड-19 के कारण वहां पे जो प्योंगयांग स्थित हमारा जो दूतावास था, एम्बेसी थी, उसको बंद कर दिया था। और फिर अभी दिसंबर 2024 में अभी दूतावास को फिर से खोला है और नियुक्त किया है एम्बेसडर के रूप में किसे? आलियावती लोंगकुमेर को। अब यहाँ पे हम 2 चीजें देखेंगे। पहले मैं आपको नॉर्थ कोरिया ले चलूंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको रिवाइज कराऊंगा।
पहले ये रहा मैप में नॉर्थ कोरिया, कैपिटल प्योंगयांग हो गई है, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, यहाँ के प्रेसिडेंट या लीडर कौन है, किम जोंग उन है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं। अब अपॉइंटमेंट्स देख लो कुछ, जैसे अभी आरबीआई के नए गवर्नर बने थे संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने 26वें नंबर के, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी बने मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये वी अनंत नागेश्वरन बने, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बने, मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार अध्यक्ष बने, सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे बने और रक्षा लेखा महानियंत्रक के अध्यक्ष बने डॉक्टर मयंक शर्मा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने अभी के संजय मूर्ति और लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने एस दुबे। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा जंडन शातर गोम्बोजाओ। तो जंडन शातर गोम्बोजाओ इनको भी मंगोलिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और उन्होंने लुवस नाम स्त्रेन ओयुन का स्थान लिया है, जिन्होंने करप्शन के आरोपों के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो नाम थोड़ा अजीब सा है, जंडन शातर गोम्बोजाओ। अब पहले मैं आपको मंगोलिया ले चलता हूँ, फिर इसी तरह से कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, जिसमें हम देखेंगे अभी लेटेस्ट जिन जिन देशों में नए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने हैं वो वाले प्रश्न। तो पहले आप मैप में देखो, ये रहा मंगोलिया। तो मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर हो गई है, करेंसी है मंगोलियन टोगरोक और प्रेसिडेंट कौन है, उख नागिन खुरेलसुक। और 2 तरह की एक्सरसाइज हम करते हैं इसके साथ में, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो भी 2025 में हमने किया 17वां एडिशन, कहाँ पे, उलन बटोर में, और खान क्वेस्ट अभ्यास ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया था, हुआ उलान बटोर में ही। अब कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए कहा, तो आ जाओ। अभी रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन बने थे, सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस, साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी, यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक, सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट, इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा, ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी, नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नटुम्बो नंदी नदीतवा, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ऑस्ट्रिया के चांसलर बने क्रिस्टियन स्टॉकर, उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओरसी, जर्मनी के नए चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज और लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम और बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर बने थे। इस तरह के ये लगभग 18 प्रश्न हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन ये किसने किया, तो आंसर होगा डिफेंस साइबर एजेंसी ने। तो अभी डिफेंस साइबर एजेंसी ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। इस एक्सरसाइज में नेशनल लेवल एजेंसीज के 100 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस अभ्यास में सभी को साइबर खतरों से लड़ना और उससे बचना सिखाया जाएगा। ये अभ्यास अलग अलग फेजेज में 16 से लेकर 27 जून तक होगा। कौन कर रहा है आयोजन, डिफेंस साइबर एजेंसी। ये एक त्रिसेवा एजेंसी है और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हिस्सा है और भारत में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए ये काम करती है। इसकी स्थापना होती है सितंबर 2018 में और मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अच्छा, यहाँ पे साइबर से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो अभी किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, केरल ने। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा, मध्य प्रदेश। नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई देश बना साउथ कोरिया। रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लगाएगा उसका नाम क्या है, माया। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, चंडीगढ़। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया नवी मुंबई में। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रश्मिका मंदाना को। ठीक है, तो साइबर से संबंधित जुड़े हुए कुछ और प्रश्न थे, ये ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और डेली इसकी क्विज आपको अपलोड हो जाती है कहाँ पर, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके क्विज लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए और पीडीएफ मिल जाती है अपने टेलीग्राम चैनल पे। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और एप्लीकेशन को तो गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया, भूपेंद्र यादव को। विश्व रेगिस्तान और सूखा
रोकथाम दिवस ये मनाया गया 17 जून को। और किसे कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया? लीना नायर। मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज हिज ऑस्टर, इस बुक को लिखा है आदिश अग्रवाल ने। उसके अलावा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? अमेरिका। और अभी चर्चा में रहा बनी हॉप शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। और भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत ये कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026। अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? यू मुंबा। और भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया जिसने अपने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया? मध्य प्रदेश। और आखिरी प्रश्न था कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा शर्ली बोचवे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।